नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में क्लास में हमने देखा था कि प्राचीन काल में जो झारखंड की संस्कृति थी उसमें जैन धर्म का और जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार से था और जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र थे। यानी कि ऐतिहासिक काल के बाद जो प्राचीन काल है झारखंड का संदर्भ में, उसे हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले की बौद्ध धर्म के पूर्व का काल यानी कि जैन धर्म तक का काल, और फिर बौद्ध धर्म से लेके एकदम से मध्यकाल तक हम लोग घुसेंगे। यानी कि शशांक जो है बंगाल का शासक, वहाँ तक हम लोग इसमें जाएंगे। क्योंकि यह इस प्रकार से पढ़ने से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वह टॉपिक है झारखंड का प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में 563 ईस्वी पूर्व से लेके 647 ईस्वी तक के काल में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से क्या अवशेष मिले और किस प्रकार से हमारा जो झारखंड का इतिहास इससे प्रभावित हुआ, और इसमें क्या कहाँ कहाँ झारखंड में किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के अवशेष मिले, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था बहुत ही अच्छा वीडियो था। क्लास बहुत दोनों प्रकार के थे, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के। आज का भी वीडियो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के होगा, और आपको दोनों ही वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कंप्लीट प्राचीन काल को अगर आपको समझना है तो दोनों ही वीडियो में जो दो भाग में है, पहला प्राचीन भारत प्राचीन झारखंड और दूसरा प्राचीन झारखंड पार्ट 2 में, तो दोनों ही पार्ट को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के से संबंधित जो क्षेत्र थे और झारखंड को बौद्ध धर्म ने किस प्रकार से प्रभावित किया, इस बारे में हम बातचीत करते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जेपीएससी की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाली है। विज्ञापन भी, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आ चुके हैं जो आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जान ही गए होंगे कि जो हमारे आज तक के जो प्रॉब्लम थे एक सटीक नियमावली का, वह नियमावली अब धरातल पर आ चुकी है। यानी कि कैबिनेट से उसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है, और जब कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है तो वह नियमावली आपका लागू भी हो जाती है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है उसमें कि आपको प्रत्येक वर्ष अब एग्ज़ाम होगा, पंचवर्षीय योजना की तरह आपको जूझना नहीं पड़ेगा जो हम लोगों ने जूझा है। चलिए, बढ़िया बात है, भविष्य बढ़िया हो झारखंड का भी, झारखंड के बच्चों का भी, और हमारा भी और आपका भी। हम झारखंडियों का तो यही तमन्ना रहा है कि पीसीएस की एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष हो और जिस प्रकार से हो एक फेयर हो, ताकि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन हो सके अच्छे से और वे अपने काम को सही अंजाम तक पहुंचा सके। क्योंकि एक अच्छा अधिकारी जो होता है वह समाज का नीति निर्माता भी होता है और समाज को सही दिशा प्रदान करता है। इन्हीं सब बातों के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो बौद्ध धर्म का जो था, बौद्ध धर्म का थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए कि यह 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में फैला था। आप जानते हैं इसके जो फाउंडर थे गौतम बुद्ध थे। लुम्बिनी गांव उनका जन्म स्थान था। बोध गया में उनका क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्रों में है और आपका गया बिहार में है जहाँ ज्ञान मिला था। कुशीनारा वगैरह की बातें इतिहास में करेंगे। हमें यहाँ टॉपिक है कि झारखंड में जो सेकंड पेपर है झारखंड का, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष मिले हैं या जो पहचान मिले हैं या जो चिन्ह मिले हैं या किस प्रकार के बौद्ध जो संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव पड़ा उस बारे में, तो कहाँ से क्या मिले हैं इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूर्तिया गांव। यह एक स्थान है जो कि पलामू जिला में पड़ता है। हमारा
झारखंड का पलामू में है और इसमें सांची का स्तूप जो है उसी प्रकार का स्तूप यहाँ पर से भी मिला है। और इस जो सांची का स्तूप में जो सिंह की मूर्ति है, जो सिंह का आकार बना हुआ है, उसी प्रकार का आकार यहाँ भी बना हुआ है। देखिए ये पीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करुआ गांव, जो करुआ गांव है, यहाँ से बौद्ध स्तूप का प्रमाण मिला है। सूर्यकुंड हजारीबाग, जहाँ हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्यकुंड कहाँ है, तो सूर्यकुंड हजारीबाग में है। हजारीबाग जिले में यहाँ पर बुद्ध काल में जो प्रस्तर मूर्तियाँ हैं वह प्राप्त हुई है। प्रस्तर मूर्तियाँ कहने का मतलब है पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ उसे ही कहते हैं। बेलवा दाग एक जगह है जो खूंटी जिला में स्थित है। बेलवा दाग एक स्थान है जो खूंटी जिला में स्थित है और यहाँ पर बौद्ध विहार, जो जिस प्रकार का बौद्ध विहार हमें गया में मिलते हैं या अन्य स्थानों में मिले हैं, उसी प्रकार के बौद्ध विहार का प्रमाण यहाँ पर भी मिलते हैं। यानी कि बेलवा दाग जो खूंटी जिले में है, वहाँ पर भी आपके बौद्ध विहार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात आते हैं गुमला के कुटुंगा में। गुमला के कुटुंगा में एक प्रतिमा मिली है जिसका हाथ वैसे बोला जाता है कि टूटा हुआ है, परंतु वह बुद्ध के प्रतिमा से ही मैच होती है और बुद्ध का प्रतिमा की ही भांति यह मिलता है। यानी कि गुमला के कुटुंगा जो स्थान है, कुटुंगा स्थान से एक प्रतिमा मिली है जिसे माना जाता है कि बुद्ध की ही वह प्रतिमा है। पटम्बा जो कि जमशेदपुर में स्थित है, पटम्बा एक स्थान है जो जमशेदपुर में है और यहाँ पर भी बुद्ध की 2 मूर्तियाँ मिली है। मतलब भगवान बुद्ध की जो 2 मूर्तियाँ हैं यहाँ पर भी मिली है। धनबाद के दालमी और दामोदर, याद रखेंगे, ध से धनबाद, द से दालमी, द से दामोदर के किनारे दालमी में अवशेष मिले हैं और इसके किनारे बौद्ध स्थल मिले हैं। याद करेंगे, धनबाद में द से दालमी और द से दामोदर दोनों में बौद्ध के अवशेष मिले हैं। ईचागढ़ जो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है हमारे, वहाँ पर माँ तारा या तारा की मूर्ति मिली है, जिसे ये कहा जाता है कि यह भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और यह बौद्ध में जो माँ माया है या उनकी जो माता जामाता है उससे संबंधित है और इसे रांची के संग्रहालय में आपको रखा गया है। तो यह पूछा जाता है कि जो रांची के संग्रहालय में रखा गया है वह किस देवी की मूर्ति है, तो वह तारा की मूर्ति है। और यह किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ लोग कन्फ्यूज खा जाते हैं। जैसे तारा की मूर्ति बोलते हैं तो हम लोग धर्म के आधार पर जोड़ लेते हैं तारापीठ के मंदिर से, जो नहीं है। यह माँ तारा की मंदिर जो है, यह माँ तारा की जो मूर्ति है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ तक आपने क्लियर देखा बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड है। और 1-2 टर्म है उन्हें भी मैं देख लेता हूँ। जो सीतागढ़ पहाड़ है, ये सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग जिले में, इसमें क्या है कि हजारीबाग जिला में जो है वह बौद्ध विहार का यहाँ पर भी उल्लेख मिलता है। यह बहुत ही बड़ा माना जाता है इसलिए क्योंकि इसका उल्लेख फाहियान अपने किताब में करता है। फाहियान जो विदेशी यात्री थे जो कि आपके गुप्त काल में आए थे, उन्होंने यह वर्णन किया है कि सीतागढ़ का पहाड़ जो है वहाँ पर आपको क्या है कि जो बौद्ध विहार मिला है, जो बौद्ध विहार के प्रमाण वहाँ पर थे और उनके किताबों में यह लिखा गया है। और फाहियान जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आए थे यहाँ भारत भ्रमण करने के लिए। और इसी प्रकार के यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की है 4 आकृतियों वाला मूर्ति मिला है। यानी कि जो गंधार शैली के अनुसार जो मूर्ति बना हुआ है उसके अलावे भी अलग अलग शैलियों की जो 4 मूर्तियाँ मिली है वह बुद्ध से ही रिलेट करती है और भगवान बुद्ध की ही मूर्ति उसे हम कह सकते हैं। मतलब ऐसा रिलेशन बनता है कि दोनों ही भगवान बुद्ध की ही मूर्ति रही होगी। इसके पश्चात हम प्राचीन काल में ही मौर्य काल में देखते हैं कि मौर्य काल में झारखंड का क्या योगदान रहा है और झारखंड मौर्य काल में झारखंड कहाँ पर था। चूँकि झारखंड उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा के साथ संयुक्त जो स्थान है वह शेयर करता था, परंतु यह जो क्षेत्र है उसे आटविक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, यानी कि जंगल का क्षेत्र। आटविक क्षेत्र जंगल का क्षेत्र और छोटानागपुर जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से आज भी जंगल क्षेत्र के ही रूप में माना जाता है। यहाँ की जो जनसंख्या है आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। साथ ही में देखेंगे आप तो पेड़ों की संख्या अधिक है, हरा भरा जगह है, चारों तरफ से किसी प्रकार की कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हम जो कहा गया है उसके विपरीत है। तो यहाँ पर झारखंड का छोटानागपुर जो क्षेत्र है
यह आठवीं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मौर्य काल जो कि आप जानते हैं 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के बीच में था। जो आप ये भी कहानी जाने हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। और अगर नहीं जाने हैं तो वीडियो देख लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो वीडियोज हमारे अपलोड किए गए हैं उन्हें देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा कैसे उन्होंने विष्णुगुप्त की सहायता से यानी कि चाणक्य की सहायता से धनानंद को हरा के नंद वंश का समूल नष्ट करता है। उसके पश्चात मौर्य वंश की स्थापना करती है और मौर्य वंश का जो प्रसार है वो उस बारे में हमने वीडियो में बताया है क्योंकि मौर्य वंश का सारी चीज़ें वीडियो लगभग बन चुकी है तो वो आप देख सकते हैं। उसमें यहाँ पर जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि यह क्षेत्र जो है पहला गणतंत्रात्मक क्षेत्र रहा है, यानी कि यह क्षेत्र गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर ही आधारित था। चूँकि आपको यह भी पता होगा कि जो आदिवासी समाज है वह अपनी शासन व्यवस्था के अनुसार शासित हो रहे थे, तो वहाँ पर कई जैसे हमने देखे थे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो ये और इस क्षेत्र को उन्होंने कुक्कट या कुक्कुट देश कहा था। जो कौटिल्य है इस क्षेत्र को कुक्कट या कुक्कुट देश कहा गया था। कुक्कुट से चिकन से याद रखेंगे, कुक्कुट पालन जो होता है झारखंड में ज़्यादा होता है। इस प्रकार का टर्म अपने आप में जोड़ लेंगे। यूट्यूब चैनल है इसलिए उस टाइप से मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। तो कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन झारखंड में होता है, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा मौर्य से मुर्गी और कु से कुक्कुट। तो मौर्य काल में यहाँ कुक्कुट प्रदेश कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक पदाधिकारी होते थे जिनका नाम था आटविक। जो पदाधिकारी होता था उसकी नियुक्ति इन क्षेत्रों में की जाती थी, यानी कि कुल मिला के यह जंगल का क्षेत्र था जिसमें आटविक की नियुक्ति होती थी। और यहाँ पर दो जो नदी का उल्लेख कौटिल्य करते हैं, यहाँ उसका नाम है इंद्रनावक नदी का जो वो बात करते हैं तो उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसमें ईब और शंख नदी, जो ईब नदी झारखंड का है और शंख नदी जो झारखंड का है, इस दोनों का जो संगम है उसे ही इंद्रनावक नदी भी कहा जाता था। उस टाइम जो संगम स्थल था उसे मौर्य काल में इंद्रनावक कहा गया है। यहाँ के हाथी बहुत मशहूर थे। मौर्य लोग अपने सेना के लिए यहाँ से हाथी मंगाते थे और यहाँ के हाथी बहुत ही हृष्ट पुष्ट और युद्ध कला में वो जो युद्ध होते थे उसमें ये बहुत निपुण होते थे, यानी कि यहाँ के हाथी वेल ट्रेंड हाथी हुआ करते थे जो सभी प्रकार के युद्धों में काम आते थे। तो मौर्य काल में यातायात के लिए और सेना के लिए यहाँ से हाथियों का जो है खरीदारी या बोले यहाँ से हाथियों का पालन जहाँ होता था, तो चूँकि राज्य उन्हीं का था, उन्हीं के अंतर्गत था, तो जो भी पालते होंगे वे उन्हीं के अंतर्गत पालते होंगे। तो हाथियों के लिए इतना याद रखेंगे कि हाथियों के लिए यह जगह बहुत ही मशहूर था। इसके पश्चात हम आते हैं कि अशोक के काल में। अशोक का काल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मौर्य काल में ही मैं वर्णन कर देता हूँ, लेकिन अशोक को इसलिए अलग किया गया इससे कि अशोक का जो काल है ना उसमें जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। आप जानते हैं मौर्य काल में जो अशोक हैं उन्होंने धम्म नीति को अपनाया था। धम्म घोष कही रण घोष के जगह में धम्म घोष की जो बातें की थी उस बारे में हमने बात की है। हिस्ट्री के वीडियो में भी इस बारे में बात की है, धम्म के बारे में भी बात की है और मुख्य परीक्षा में और भी अच्छे से उसे मैं करूँगा। तो यहाँ पे जैसे हमने अशोक को इसलिए अलग किया क्योंकि 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक का जो काल अशोक का काल होता है वह बौद्ध धर्म का भी काल बहुत ही बौद्ध धर्म के लिए गोल्डन एज भी माना जा सकता था। धर्म की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इस काल में बहुत ही ज़्यादा हुआ था, क्योंकि अशोक जब से बौद्ध धर्म को अपनाया उसके बाद उन्होंने धम्म नीति का अनुसरण किया और युद्ध को छोड़ दिया। और इसी का जो एक था 13वें शिलालेख में जो वर्णन मिलता है, 13वें शिलालेख जो अशोक का है उसमें एक वर्णन है। उसमें कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु जो रक्षित को भेजा था, वो छोटानागपुर क्षेत्र में उन्होंने एक रक्षित को भेजा था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ रक्षित से क्लियर नहीं होता है कि रक्षित आदमी था या पदाधिकारी था, ये ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी रक्षित का किसी बुक में आपका रक्षित नाम के पदाधिकारी को भेजा था, तो ये भी कहा था कि पदाधिकारी या पद का नाम था रक्षित या उस पदाधिकारी का नाम था रक्षित जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ आया था। इस बारे में
क्लियरेंस नहीं है। परंतु आप याद रखेंगे कि रक्षित जो है वह छोटानागपुर क्षेत्र में आया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, अशोक का प्रतिनिधि बनकर, यानी कि अशोक के काल में रक्षित झारखंड आया था जो बौद्ध धर्म का प्रचार से संबंधित था। सिंहभूम से इसके बाद यही इम्पोर्टेंट उसमें ज़्यादा रखता है क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार उन्होंने किए थे, तो झारखंड प्रदेश में भी अशोक का नियंत्रण था। इसके पश्चात हम जाते हैं सिंहभूम में। सिंहभूम में जो है जो सिक्के मिले वह रोमन साम्राज्य के भी सिक्के यहाँ पर मिले हैं। रोमन साम्राज्य के ही नहीं, कनिष्क के भी सिक्के यहाँ पर मिले, यानी कि जो कनिष्क का इंडो सिथियन था उसके सिक्के मिले हैं, और रांची में कुषाण कालीन भी सिक्के मिले हैं। तो झारखंड को अगर ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो झारखंड उस समय भी, देखिए हमने इसके पहले भी एक बात बताई थी, आप लोग अगर पुराना वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ के जो असुर जनजाति थे ना, वह लोहे को गलाने की कला से निपुण थे। बोलते यहाँ पर सिक्के मिले हैं, ठीक है, सिक्के मिलना तो ट्रेड को दर्शाता ही है ना। तो ट्रेड किस प्रकार का हुआ होगा, जैसा कि हमने देखा था वीडियो में कि असुर जनजाति जो है औजार बनाने में निपुण थे, भवन निर्माण में भी निपुण थे। तो औजार बनाते थे तो फ्री में तो नहीं दे देते थे भाई, वो कुछ ना कुछ तो लेते होंगे। तो उसी दौरान मान लीजिए उनसे कोई औजार खरीदने के लिए आया, या हाथी का यहाँ से व्यापार होता था, हाथी अगर खरीदने के लिए आएगा तो उसके सिक्के तो यहाँ आएंगे। तो इस प्रकार से जो है कनिष्क के सिक्के आपको रांची से मिल जाते हैं, इंडो सिथियन के सिक्के चाईबासा से मिल जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य का सिक्का मिल जाता है, चाईबासा से इंडो सिथियन का सिक्का मिल जाता है, रांची से कुषाण कालीन सिक्का मिल जाता है। इससे ये तो पता चलता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र में थे, इस क्षेत्र में उनका आना जाना था, या हो सकता है इस क्षेत्र में उनका शासन भी रहा हो। ये तो जो हम लोग सिक्कों का अध्ययन में पढ़ते हैं, शासन जहाँ होता है वहाँ पर भी या तो ट्रेड जो होता है वहाँ पर आपका सिक्के का जो है प्रचलन होता है। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं मौर्य काल के बाद गुप्त काल में। गुप्त काल में जो प्रयाग प्रशस्ति है, किन्होंने लिखा है ये कमेंट करके भी बताएंगे। प्रयाग प्रशस्ति में जो है 8वीं क्षेत्र विजय का उल्लेख करता है हरिसेन द्वारा। हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति में 8वीं क्षेत्र विजय यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुप्त काल में विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल है, उस काल में इसको प्रयाग जो हरिसेन ने लिखता है प्रयाग प्रशस्ति में, उसमें लिखा है 8वीं क्षेत्र का विजय। तो 8वीं क्षेत्र का अगर विजय होता है तो वहाँ पर कौन क्षेत्र आ जाता है, हमारा ये छोटानागपुर क्षेत्र। आपको एक शख्स का नाम और भी याद रखना होगा जो है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये उन्होंने संपूर्ण प्रदेश को जीता, एक छत्र में बांधा और उसके पश्चात साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। समुद्रगुप्त का विजय अभियानों में अगर हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान में 8वीं प्रदेश का भी विजय है। तो समुद्रगुप्त इस क्षेत्र को क्या कहते थे, समुद्रगुप्त इस क्षेत्र को मुरुंड कहते थे, मुरुंड प्रदेश। मुरुंड प्रदेश समुद्रगुप्त को गुप्त का जो इस क्षेत्र में आगमन है, इस क्षेत्र का नाम उन्होंने मुरुंड दिया। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बौद्ध धर्म का जो मतलब ह्रास यहाँ से शुरू होता है या इन्हीं के काल से शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोग धर्म के अनुसार शैव धर्म को मानते थे और हिंदू धर्म की प्रधानता को स्वीकार किए हैं। तो उस दौरान जब इनके शासन काल में आया तो उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत सारे चीज़ों को नष्ट करना चालू किया और उसके जगह में आपका अपना हिंदू धर्म को प्रश्रय देना शुरू किया। फाहियान लिखता है 405 ईस्वी में जो भारत आया था फाहियान, उन्होंने लिखा है कि इस क्षेत्र को कुक्कुट लाट भी कहा जाता था। यहाँ कुक्कुट कहा जाता था, मौर्य लोग कुक्कुट कहते थे, उसमें लाट जोड़ देंगे तो आपका कहाँ आ जाएगा, गुप्त काल आ जाएगा। मतलब लाट गुप्त है, यहाँ पर कुक्कुट के साथ ऐसे टर्म रखेंगे, लाट जो है गुप्त है, मतलब लाट गुप्त है कुक्कुट के साथ, यानी कि मौर्य में कुक्कुट आता है और गुप्त काल में उसमें लाट जुड़ जाता है, यानी कुक्कुट लाट क्षेत्र जो है वह किसने बोला, फाहियान ने बोला है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इस काल में मुरुंड प्रदेश कहा जाता था समुद्रगुप्त के काल में, और फाहियान इसे कुक्कुट लाट भी कहे हैं। यहाँ पर हम उसके पश्चात जाते हैं शशांक का काल में। आपको पता है शशांक बंगाल का जो गौड़ शासक था उसे शशांक कहते हैं, और हर्षवर्धन के साथ भी इनका युद्ध हुआ था, और भी बहुत सारे जो तत्कालीन राजा थे इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। शशांक के साथ युद्ध था, बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं। बंगाल के शासक कहने का मतलब है कि झारखंड उड़ीसा के भी शासक रहे हैं, और ये जो है पहले ऐसे शासक होंगे जिन्होंने झारखंड में अपनी राजधानी को स्थापित किया था।
ये याद रखेंगे कि प्राचीन काल में कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने झारखंड को अपनी राजधानी बनाई, तो यह आंसर हमेशा से शशांक होगा, हमेशा से शशांक होगा, याद रखेंगे। यह आंसर हमेशा से शशांक होगा और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या कि वह प्रथम शासक कौन था जिसकी राजधानी झारखंड थी? प्राचीन काल में वह प्रथम शासक कौन था जिनकी राजधानी झारखंड थी? प्राचीन काल में वह शासक कौन था जिनकी राजधानी झारखंड थी? शशांक 7th सेंचुरी यानी कि 636-37 ईस्वी में इनका शासन था। और इन्होंने बेनूसागर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। बेनूसागर में शिव मंदिर का निर्माण किया था। और सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा पर जो ये बेनूसागर है वह कहाँ है? सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा पर कोचांग एक जगह का नाम है, उसी जगह में यह शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। इसको बेनूसागर शिव मंदिर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट होता है। कोचांग का जो शिव मंदिर है वो किसने बनाया है, या बेनूसागर शिव मंदिर जो है वह किस जिले में है? तो सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा में है और यह क्षेत्र का नाम कोचांग क्षेत्र पड़ता है। यह चीज़ याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौड़ नरेश शशांक ने बनाया है इसको। यहाँ से जो शशांक जब यहाँ पर शासक बना तो उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नष्ट करने का काम किया। उन्होंने जैन धर्म से संबंधित जो भी आपका जैसे धनबाद का दालमा या आपका दामोदर के किनारे जो आपका अवशेष था, उन अवशेषों को नष्ट करने का काम शशांक ने ही किया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, स्रोतों से ऐसा माना जाता है, शशांक को बहुत ही क्रूर रूप में दिखाया गया। जितने भी बौद्ध लोग थे, अपने दीपवंश महावंश जो उनकी टीकाएँ थी, उन टीकाओं में शशांक को क्रूर इसलिए ही माना गया क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के जितने भी प्राश्रय थे उन्हें नष्ट करने का बहुत ही कोशिश किया और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था। तो इस प्रकार से इनके काल में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का न ही आपका ह्रास हुआ और हिंदू धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। और इसके पश्चात हम जाएंगे हर्ष के काल में, जो 6 से 647 ईस्वी का काल आता है। और हर्षवर्धन जैसे कि आप जानते हैं पुष्यभूति वंश का था और थानेश्वर जिसकी राजधानी थी। आप ये पढ़ेंगे इतिहास में, अंतिम जो हिंदू बादशाह के रूप में प्राचीन भारत और हिंदू शासक के रूप में प्राचीन भारत में, जो कि बहुत ही प्रतापी और बहुत ही कामयाब शासक रहा, उनके बारे में। तो उनका झारखंड में यही था कि हर्ष जब शशांक को अपने अधीन में कर लेता है तो उस दौरान उनका जो है यहाँ पर झारखंड में अधिकार हो जाता है और पुष्यभूति वंश के अधीन ही राजमहल का क्षेत्र भी आ जाता है। तो यहाँ तक जो आपने देखा प्राचीन काल में जो इतिहास है हमारा, यह खत्म हो गया। तो प्राचीन काल का इतिहास यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा झारखंड के इतिहास में, वह पूर्व मध्य काल आएगा। परंतु पूर्व मध्य काल के पहले हम झारखंड के जो वंश हैं, नाग वंश, ईसर, फनी मुकुट राय, इन सब के बारे में हम पहले बात कर लेंगे। इसके बाद हम फिर मध्यकाल में जाएंगे और जो अकबर के काल हो गया या बाबर के काल हो गया, औरंगजेब के काल हो गए, उन कालों में आपका क्या क्या जो यहाँ पर हलचल हुई और किस प्रकार के परिवर्तन हुए। उसके पश्चात ब्रिटिश काल में जाएंगे और यहाँ से जो है इतिहास का हमारा झारखंड का मूल इतिहास में आ जाएगा और झारखंड निर्माण तक बात करेंगे। उसके बाद झारखंड का इतिहास आपका समाप्त हो जाता है। वहाँ से फिर हम झारखंड के ज्योग्राफी पर, यहाँ के जो आपका पर्व है, त्यौहार है, यहाँ की जनजातियाँ हैं, यहाँ के जलवायु है, यहाँ किस किस चीज़ की खाने हैं, क्या क्या उत्पादन होती है, यहाँ के मौसम कैसे हैं, यहाँ अभयारण्य कितने हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे या क्लास सेशन चलाएंगे। तो अभी जो हमने प्राचीन भारत का, प्राचीन झारखंड का जो इतिहास देखा, प्राचीन झारखंड के इतिहास का 2 पार्ट में से एक पार्ट हमने पहले वीडियो बनाया था और यह दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट में एक ओवरव्यू देख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव के तरीके से हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लें, क्योंकि बीच में फिर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे एक बार सरसरी निगाहों से देखते हैं। तो मूर्तिया गांव जो कि पलामू में है, वह वहाँ पर सांची के स्तूप की तरह ही एक सिंह का ये मिला है। उसी प्रकार जो सांची का स्तूप में जैसे सिंह है उसी प्रकार का सिंह मिला है।
करुआ गांव में बौद्ध स्तूप का प्रमाण मिला है। सूरज कुंड जो कि हजारीबाग में, यहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है पत्थर की। बेलवादाग खूंटी जिला में है, जहाँ पर बौद्ध विहार के प्रमाण मिले हैं। कुटुंगा गुमला में है, जहाँ बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटम्बा जमशेदपुर में है, यहाँ 2 मूर्तियाँ मिली है। उसके बाद दालमी और दामोदर दोनों धनबाद में है। द से दालमी, द से दामोदर, ध से धनबाद, तो थ द ध, ठीक है। यहाँ पर स्मारक मिले हैं। यहाँ पर बौद्ध स्थल मिले। ईचागढ़ से आपका माँ तारा की मूर्ति मिली है। ध्यान रहे, माँ तारा का मतलब यहाँ पर है बौद्ध धर्म से संबंधित माता है। और उसके पश्चात जो है यह जो माँ तारा की मूर्ति मिली है, इसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग जिले में स्थित है। इसे फाहियान ने यह कहा है कि इस जगह पर बौद्ध का एक विहार हुआ करता था। भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके पश्चात हमने मौर्य काल पे बात की है। इस क्षेत्र को कुक्कट या कुक्कट देश कहा जाता था। हमने ये भी चर्चा की, मौर्य कुक्कट मतलब मुर्गी से रिलेटेड करना है। मौर्य को गणतंत्रात्मक शासक प्रणाली थी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं, यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक आटविक नामक पदाधिकारी होता था, जिसकी नियुक्ति यहाँ इंद्र नामक नदी का उल्लेख मिलता है, जो ईब और शंख नदी के आपका मुहाने पर या बोलिए के संगम पर था। अशोक का 13वें शिलालेख में अशोक ने धर्मरक्षित को यहाँ पर भेजा था, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं और चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के मिले हैं। रांची से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, जिससे कनिष्क का प्रभाव यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। गुप्त काल जो कि 275 ईस्वी पूर्व में प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है और वहाँ आठवीं विजय का उल्लेख करता है, जो कि समुद्रगुप्त के काल में, क्योंकि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है। उन्होंने संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे शासन किया था। बौद्ध धर्म का पतन यहाँ से माना जाता है और फाहियान 405 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और इस क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा था। यहाँ कुक्कुट कहा था, वहाँ कुक्कुटलाड क्या कहा था। शशांक जो कि गौड़ नरेश, गौड़ शासक शशांक था, जिसे गौड़ वंशीय बोलते हैं, और यह बंगाल का शासक था, जैसा कि हम लोग इतिहास में जानते हैं। और गौड़ बंगाल का जो शासक था, क्योंकि इस काल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो था एक ही क्षेत्र में आते थे, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात शशांक के काल में होता है कि वह पहला शासक था जिन्होंने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई थी। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रहे। अब बेनुसागर में शिव मंदिर जो सिंहभूम और मयूरभंज जिले के बीच में है, और यह से इस स्थान को कोचांग बोलते हैं। बौद्ध धर्म का यहाँ से पतन हो जाता है। हर्ष के काल में जब हर्ष ने शशांक को हराया था या ये सब माना जाता है, तो उस दौरान इन्होंने कंजागल यानी कि राजमहल के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बात हो गई और आपका जो चर्चा करना था याद रखने के लिए वह चर्चा भी हो गई। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सवाल पूछें। सवाल जब पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देख रहे हैं तो जैसे ही वीडियो देखते हैं तो आपको मन में जो भी सवाल आता है वो कमेंट बॉक्स पे कर दें, ताकि मैं उसको आपको सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा। इतने व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ से क्लासेस और बेहतर से बेहतर होते जाएगी। और कंपटीशन के फील्ड में आप एक कदम भी पीछे हो जाते हैं तो जान लें कि आप कितना घातक हो जाते हैं। आपके लिए वह जानलेवा हो जाएगा और वह काम ना करें। सही चैनल पर आएँ जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, गलत चैनल को पार करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।